नमस्कार, मैं हूं रवि रंजन। आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज़ लाइव। इस समय आप जुड़ गए हैं विमर्श न्यूज़ के फेसबुक पेज से और आप जुड़ जाइए हमारे इस कार्यक्रम से। शाम को 5 बजे दिन भर की 5 बड़ी खबरों के साथ खबरों पर चर्चा करने के लिए हम हाजिर होते हैं और हर रोज़ खबरों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कोई ना कोई एक अतिथि के तौर पर जरूर रहते हैं। आज विशेष अतिथि के तौर पर हमारे साथ रूपेश जी की का तारुफ हम आपसे कराएंगे। रूपेश जी को सामाजिक कार्यकर्ता आप छोड़िए, अब हम उनको कहते हैं वो मानवाधिकार एक्टिविस्ट के तौर पर। उसके अलावा खाद्य सुरक्षा और कुपोषण के क्षेत्र में जितना ज़्यादा काम उन्होंने किया है इस राज्य में, उसकी तारीफ हर जगह होती है और इसीलिए वो चर्चा में रहते हैं। राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर भी हम उनको देखते हैं कि किसी खास विषय पर अगर उनसे आप पढ़े तो उनके विचार अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। तो आज खबरों पर चर्चा करने के लिए रूपेश जी हमारे साथ हैं। आपका बहुत स्वागत इस कार्यक्रम में। शुक्रिया। ये मास्क मैंने एक प्रतीक के तौर पर पहना है। मास्क मैं उतार रहा हूँ आपको ये बताते हुए कि कोरोना का संकट अभी टला नहीं है, इसलिए सावधान और सजग रहने की ज़रूरत है। मास्क जरूर पहनिए। भीड़ भाड़ के इलाके में अगर आप जा रहे हैं, ज़्यादा ज़रूरी हो तो मत जाइए, अगर जा रहे हैं तो मास्क जरूर पहनिए। कोरोना के लिए जो गाइडलाइन बनाए गए हैं, जो गाइडलाइन जारी हुए हैं, उसका पालन करिए। ये बताते हुए कि पिछले 24 घंटों में देश में 38,400 नए केस आए हैं। तो ये संकट हम कह सकते हैं, ये खतरा बरकरार है। 499 लोगों की मौत पिछले 24 घंटे में हुई है। हालांकि बिहार में ये गति बहुत धीमी है और एक तरह से कह सकते हैं बिहार में बहुत राहत भरी खबर है। पिछले 24 घंटे में मात्र 41 नए मरीज मिले हैं और यहाँ ठीक होने वालों की संख्या ज़्यादा है। मुश्किल ये है कि टीकाकरण को लेकर एक, जैसा कि मैंने आपको बताया, बक्सर में टीका के लिए महिलाओं में जम के मारपीट हो गई और छपरा में भी ऐसी घटना हुई। लेकिन इसी के साथ एक खुशखबरी, ये बहुत अच्छी खबर आई है कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन इन दोनों का एक डोज, माने एक डोज कोविशील्ड का लीजिए और दूसरा कोवैक्सीन का लीजिए, या कोवैक्सीन का लीजिए कोविशील्ड का लीजिए। इससे आपके अंदर एंटीबॉडी तेजी से बढ़ेगा और ज़्यादा बढ़ेगा, ऐसा डॉक्टरों का, वैज्ञानिकों का कहना है। तो केंद्र सरकार ने इसकी जांच की अनुमति दे दी है कि जल्दी से जल्दी इसकी जांच हो और अगर ये संभव है, क्या सचमुच में हमारा एंटीबॉडी इससे बन रहा है, अगर बन रहा है तो दोनों वैक्सीन जो इंडिया में बने हैं, दोनों वैक्सीन का एक एक डोज लेने से अगर ये जैसा बताया जा रहा है कि 85% तक ये कारगर है और ये अच्छा रहेगा एंटीबॉडी बनाने के लिए। तो ये एक अच्छी खबर आई है कि कोवैक्सीन और कोविशील्ड दोनों का अलग अलग डोज लेकर किसी एक व्यक्ति को सुरक्षित किया जाए। रुपेश जी से, चूँकि कोरोना पर इन्होंने बहुत काम किया है, कोरोना संकट के समय रुपेश जी लोगों के बीच में रहे हैं और बहुत ज़्यादा काम उन्होंने किया है। ये जो नई खबर आई कि कोवैक्सीन और कोविशील्ड दोनों दिया जाए तो ज़्यादा एंटीबॉडी, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? नहीं, ये तो वैज्ञानिक सवाल है। हाँ। इसलिए इसके बारे में जब तक अभी कोई प्रूफ नहीं हो और WHO इसको जब तक मान्यता नहीं दे दे ऐसे चीज़ों को, तब तक अभी कुछ कहना वाजिब नहीं होगा, क्योंकि लोगों का ज़िंदगी और स्वास्थ्य का सवाल है जी। लेकिन भारत के DCGI ने ये अनुमति दी है कि इसकी जांच हो और इसकी वैज्ञानिक तौर पर इसकी जांच हो और ये बताया जाए तो हमको लगता है कि असल में हुआ ये है कि कई केंद्रों पर गलती से ही सही उनको अलग अलग टीका दे दिया गया। हाँ। और जिनको ये टीका दिया गया तो उनको ये देखा गया कि उनमें बहुत अच्छा एंटीबॉडी बना है। तो अब इसको लेकर एक चर्चा है और अब तो वैज्ञानिक जांच इसकी शुरू हो गई है। भारत सरकार ने उसकी अनुमति दे दी है, ये अच्छी बात है। कोरोना से आगे बढ़ते हैं आज की पहली खबर की ओर, लेकिन ये बताते हुए कि आज 11 अगस्त है। आज इसको शहीद दिवस के तौर पर के रूप में हम इसको याद करते हैं। खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी, इन दो नौजवानों को 18 वर्ष की उम्र थी खुदीराम बोस की, जब मुजफ्फरपुर के सेंट्रल जेल में उनको फांसी की सज़ा दे दी गई थी। मुजफ्फरपुर में मजिस्ट्रेट को की हत्या करने के आरोप में इन दो लोगों को पकड़ा गया था और प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस को आज ही के दिन सुबह में 4 बजे हर साल इस दिन को याद करते हुए मुजफ्फरपुर जेल में कार्यक्रम आयोजित होते हैं। आज भी आयोजित हुआ।
किंग्सफोर्ड की हत्या के आरोप में प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस को आज के दिन फांसी दे दी गई थी। उनके शहादत पर उनको श्रद्धांजलि देते हुए हम बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आज बिहार की राजनीति की बड़ी खबर है। लालू प्रसाद यादव आज एक्शन में दिखे। उन्होंने एक के बाद एक 4 ट्वीट किए और उनके ट्वीट करने के बाद तेजस्वी यादव ने भी लगातार धड़ाधड़ ट्वीट किया। तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव दोनों ये कह रहे हैं कि बिहार में जातीय जनगणना नहीं हुई तो हम जनगणना ही नहीं होने देंगे। लालू प्रसाद यादव ये बार बार जोर देकर कह रहे हैं कि इस बार अगर जातीय जनगणना नहीं हुई तो वो जनगणना का विरोध करेंगे और जनगणना नहीं होने देंगे। राजद के ट्विटर अकाउंट पर लालू प्रसाद यादव ने भी और तेजस्वी यादव ने भी दोनों ने ये ट्वीट किया और लालू यादव का ट्वीट थोड़ा हार्ड था। उन्होंने कहा मुट्ठी भर चितपावन ब्राह्मणों के जातिवादी संगठन की इतनी औकात भी नहीं कि देश के 85% शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और पिछड़ी जाति के आरक्षण को रोक दें। असल में ये पूरी घटना मैं आपको बताते चलूँ, उसके बाद में लालू यादव की ये चिंता क्यों है। सह संचालक दत्तात्रेय ने कल कहा कि आरएसएस आरक्षण का सबसे बड़ा हिमायती है और आरएसएस ये चाहता है कि आरक्षण तब तक रहे जब तक एक शोषित पीड़ित व्यक्ति जो हैं उनको इसका लाभ न मिल जाए और सब संतुष्ट न हो जाए। इसका माने कि आरक्षण पर पिछली बार जो स्टैंड था आरएसएस का, इस बार वो बदला हुआ है, ये बदला हुआ रुख है उनका। और कल संसद में ओबीसी जो संशोधन विधेयक आया उसके बाद तो अब ये लग रहा है कि पूरा गेंद बीजेपी अपने पाले में रखी हुई है कि ओबीसी के लिए वही काम कर रहे हैं और आरक्षण के लिए बात भी वही कर रहे हैं। तो बाकी जो आरक्षण की राजनीति करने वाले लोग हैं उनके लिए कोई फील्ड बचेगा कि नहीं बचेगा, और इसीलिए लालू यादव थोड़ा ज़्यादा बौखलाए हुए हैं। रुपेश जी इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ, आप कैसे देख रहे हैं लालू यादव की एक चिंता जो है, वो कह रहे हैं जातीय जनगणना होनी चाहिए, नहीं तो होने नहीं देंगे, गणना नहीं। देखिए, आरक्षण का मुद्दा 2 स्तर पे है। एक तो है कि सत्ता में उनकी भागीदारी का सवाल है और आज की राजनीति उससे काफ़ी हद तक जुड़ी हुई है। तो स्वाभाविक तौर पे जो राष्ट्रीय जनता दल है या लालू प्रसाद की जो राजनीति है वो इसको जाति के पिछड़ी और जो SC/ST कम्युनिटी है उसके संख्या बल को ध्यान में रखते हुए उसके हिसाब से वो अपनी राजनीति को देखते हैं। दूसरी तरफ ये भी है कि अभी बीजेपी के पास, RSS के पास भी एक बड़ा हिस्सा SC/ST कम्युनिटी का उनके पास है और जिसके कारण वो सरकार में हैं। बिल्कुल। तो अब RSS के सामने एक चैलेंज था, तो इसलिए बात कुछ और, उनका सिद्धांत कुछ और है और बात कुछ और बोल रहे थे। दोनों तरफ राजनीतिक प्रक्रियाएं हो रही है। देखिए, RSS आरक्षण का समर्थक नहीं रहा है, पहले से भी नहीं रहा है और वो एक जिस सोच से आती है पार्टी उसमें ये नहीं है, लेकिन उनके सामने है कि हिंदू समाज के राजनीति को एकत्रित करना है। हाँ। और सबसे बड़ा वोटर दलित समाज से है। तो स्वाभाविक तौर पे अब बीजेपी बीच बीच में RSS जो है इस तरह का नमूना, कभी दलित को ब्राह्मण बना देना, तो यानी ब्राह्मणवाद के चपेट में किसी न किसी तरीके से जो दलित समुदाय है उसको लाते रहते हैं। और इसलिए आप देखेंगे कि दलित समाज में भी ब्राह्मणवाद का विरोध सिर्फ राजनीति के लिए किया जाता है, लेकिन ब्राह्मणवाद का पोषक उतना ही है वो। हाँ। क्योंकि आप कर्म कांड देख लें अगर उनको, तो आप वो क्या करते हैं, कोई कृष्ण को मानेगा, कोई शिव को मानेगा, या छठ पूजा देख लीजिए, कोई सोने के सूप से करेंगे। देखिए, हम तो ब्राह्मणवाद में हैं ही, हमारा प्रैक्टिस ब्राह्मणवाद है, लेकिन हम जो यहाँ राजनीति कर रहे हैं उस राजनीति में सिर्फ हिस्सेदारी को लेकर के ये बात कर रहे हैं। तो मुख्य रूप से अगर हम ये बात कहें कि ये दोनों पार्टियां, मतलब अभी है कि हम भी मानते हैं कि आरक्षण होना चाहिए, हम लोग सब लोग हिमायती है इसके, लेकिन
जो संपूर्णता में जो बातें होनी चाहिए वो संपूर्णता में बात नहीं होती है। और अभी जो बात हो रही है वो दोनों लोग अपने अपने वोट बैंक को बचाने के लिए, अपने वोट बैंक के लिए बात हो रही है। ब्राह्मण महासभा ने, अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष हैं पंडित राजेंद्र नाथ त्रिपाठी ने आरएसएस के इस बयान का कड़ा विरोध किया है और कहा है कि आरएसएस का ये यू टर्न है और आरएसएस अपने विचार से अलग हटके नए विचार पर बात कर रही है। अब एक नई बहस छिड़ गई है आरएसएस को लेकर भी। अब आरएसएस ये कर रही है अति पिछड़े शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब सबकी आरक्षण के हम बड़े हिमायती हैं। लालू प्रसाद यादव को लग रहा है कि अगर ये फील्ड में ये घुस जाएंगे तो हमारी ज़मीन खिसक जाएगी। उधर अखिलेश भी इसके खिलाफ है। उन्होंने भी कह दिया है उत्तर प्रदेश में अखिलेश, मुलायम सिंह के बेटे अखिलेश यादव ने, कि हम जनगणना ही नहीं होने देंगे। लालू प्रसाद यादव यहाँ भी कह रहे हैं। तो ये असल में जैसा कि रुपेश जी कह रहे हैं कि ये पूरा मामला वोट की राजनीति का, अगर उनको ये गिनना है और कल तो वो पिछड़ी जातियों के लिए जो संशोधन बिल आ गया तो अब हर राज्यों को अलग अलग मिल जाएगा उनको लिस्ट बनाने का। हाँ, अब मराठा में मराठा आरक्षण हो जाएगा, फिर कर्नाटक में लिंगायतों के लिए आरक्षण हो जाएगा, उसी तरह से गुजरात में पटेल के लिए आरक्षण हो जाएगा। तो ये आखिरकार ये आरक्षण जाएगा, जो पिछड़ी जातियां, जो अति पिछड़ी जातियां, उनको तो मिलेगा, लाभ ही नहीं। लाभ मिलेगा। दूसरा कि आरक्षण का सिद्धांत क्या रहा है, सामाजिक और आर्थिक शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े हैं उनके लिए है। अब जो समाज का जो बड़ा हिस्सा, देखिए आज अति पिछड़ा भी अगर देख लीजिए तो अति पिछड़ा का बड़ा हिस्सा सबसे ज्यादा धनवान और सत्ता में सबसे ज्यादा शामिल है वो। तो एक सवाल तो आज है, तो ये देखिए, और ये मुश्किल भी उन लोगों के लिए है कि कोई विरोध भी कर दे, क्योंकि देखिए हम लोग वोट के हिसाब से, हम लोग एक विश्लेषण के हिसाब से देखते हैं, तो उसलिए वहाँ पे ये मुश्किल हो जाता है उनके लिए विरोध करना कि वो पैसा भी उनके पास है, शिक्षा में भी है और सत्ता के विभिन्न पहलुओं पर है, लेकिन उसके बावजूद उनका कोई विरोध नहीं किया जा रहा है। तो ये एक सवाल लोगों के सामने। दूसरी बात आप देखिए कि हम लोग ये मानते हैं कि जातीय जनगणना जरूरी है। जातीय जनगणना इसलिए कि जो आज भी जो SC ST का पूरा आबादी है उसके लिए अगर कोई डेवलपमेंट प्लान आपको बनाना है तो यह ज़रूरी है कि हम उसको लेकर के करें। तो इसलिए यह तो क्या उनकी संख्या के हिसाब से, जैसा आप ये कह रहे हैं जी, 1931 की जनगणना से एक फेयर वो आया था कि OBC ज़्यादा है, माने 60% से अधिक है जी। तो OBC को 27% आरक्षण मिलता है, अभी उनका है। खाली आरक्षण की बात नहीं है, अगर हर क्षेत्र में उनके विकास की बात है तो आप नौकरियों में भी देखेंगे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स की स्थिति ये है कि वो पढ़ ही नहीं पाते तो नौकरी कहाँ से पाएंगे। तो सारी सुविधाएं उनको मिल ही नहीं मिल पाती। इसीलिए जातीय आरक्षण की जातीय जनगणना की जरूरत है, जिससे ये पता लगा जा सके कि कितना उनका आज तक विकास हुआ है और आगे क्या ज़रूरी है। जैसे लैंडलेस पीपुल देखिए, होमलेस पीपुल देखिए, कुपोषित लोग देखिए, ये सारी संख्या दलितों की संख्या है। तो आखिर ये सवाल आज होता है कि जब दलितों के कल्याण के लिए जो भी, चाहे स्वास्थ्य सुरक्षा का हो, फूड सिक्योरिटी का हो या सामाजिक सुरक्षा का हो, इन पहलुओं पे मिडिल क्लास में या पिछड़ी जाति के लोग भी इसका विरोध करते रहते हैं कि भाई लोगों को अनाज फ्री नहीं मिलना चाहिए, लोगों को शिक्षा फ्री नहीं मिलना चाहिए। तो इन सब सवालों को पुष्टि करने के लिए कि नहीं, हमारे समाज में जो स्थितियां हैं, जो पिछड़ापन है, उसके लिए जरूरी है और ये जातीय आरक्षण उसको पुष्टि करेगा। लेकिन राजनीति जो हो रही है, जातीय आरक्षण, क्षमा करें, जातीय जनगणना जो है उसके पीछे तो एकमात्र है कि OBC जो है जिसकी संख्या ज़्यादा है, वो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स की बात वो सोच नहीं रहे, वो OBC की बात सोच रहे हैं। और OBC की अगर संख्या ज़्यादा है वही उनके वोट बैंक होंगे, तो ये है कि उन्हीं के लिए ज़्यादा सुविधाएं होंगी, फिर तो ये समाज पीछे रह ही जाएगा। ये देखिए, हर समय कुछ न कुछ चुनौती हमारे सामने होता है। जब भी हम कोई कदम करते हैं तो ये हमारे सामने चुनौती है और इसका जवाब राजनीतिक देना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, किसी भी जातीय समूह का कितना भी आबादी हो, आज देखिए क्या अपर कास्ट के लोग आज शामिल नहीं है बीजेपी के साथ, तो दलित और ये और तीनों हिस्सा शामिल है। उसी तरह से एक समय ऐसा था कांग्रेस के साथ शामिल था। तो ऐसा नहीं है, वो आप चूंकि देखिए जातीय जब स्वरूप राजनीति में लेता है तो उसमें जोड़ तोड़ की बात चलती है और जोड़ तोड़ में होता है कि कौन सा जाति को किसके साथ हमको समूह बनाना है। देखिए, कल तक भूमियार और राजपूत जातियां जो थी वो एक दूसरे के विरोधी हुआ करती थी,
लेकिन आज के राजनीति में देखिए भारतीय जनता पार्टी के साथ में भूमियार और राजपूत जातियां एक साथ है। तो ये देखिए राजनीतिक रूप से जो आवश्यकताएं होती हैं, जो पावर की बात होती है, तो उसमें वो जोड़ तोड़ चलता रहता है। तो इसलिए वो विकास के क्रम में चीज़ें बदलेगी, लेकिन यह हमारी तात्कालिक ज़रूरत है जिससे कि हम अपने को आंक सके कि हम कहाँ तक पहुँचे हैं। चलिए, तो ये थी आज ये जातीय जनगणना पर जो ये विमर्श जो बातचीत जो चल रही है, उसमें कल कई दर्शकों ने अपने महत्वपूर्ण कमेंट अपने कमेंट बॉक्स में लिखे थे। हम आपसे फिर आग्रह कर रहे हैं कि आपके अगर कोई विचार हैं, आप इस चर्चा में शामिल होना चाहते हैं, तो अपने कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर लिखिए और इस चर्चा में शामिल होइए। कल हमारे एक दर्शक ने ये कहा कि जातीय जनगणना को आरक्षण और रोजगार से जोड़ के नहीं देखना चाहिए, लेकिन क्या जातीय जनगणना इसी के लिए जरूरी नहीं है कि उनको आरक्षण भी मिले और उनको रोजगार भी मिले? जो सुविधाएं मिलने की जो बात हो रही है, जातीय जनगणना इसीलिए तो हो रही है। हाँ, जातीय जनगणना एक कॉम्प्रहेंसिव है विकास के लिए और उनको आगे बढ़ने के लिए। ये दोनों तरह से देखा जा सकता है, सिर्फ आरक्षण एक सवाल नहीं है, क्योंकि आरक्षण का उससे बहुत ज़्यादा संबंध नहीं होगा जातीय जनगणना से। तो हम लोग तो ये मानते हैं कि एक कॉम्प्रहेंसिव अप्रोच है कि आज समाज में कितने ऐसे लोग हैं जो आजीविका से दूर हैं, उनको भूमि है या नहीं है, घर है या नहीं है, उनको कितने लोगों को खाद्य का संकट है, जीविका। देखिए आज पूरे देश में जीविका का जो तरीका है, जीविका श्रिंक कर रहा है। जो पुराना पारंपरिक जो लाइवलीहुड का सिस्टम था वो आज श्रिंक कर रहा है, कम हो रहा है और नए नए चीज़ें आ रही है। तो ऐसे परिस्थिति में यह ज़रूरी है कि जो ये चीज़ें बदल रही है तो उसमें सर्वे हो और उससे ये पता चले कि जो काम के तरीके बदल रहे हैं उसमें उनकी भागीदारी हो रही है कि नहीं हो रही है। जैसे अभी आप देखेंगे कि कल तक हम लोग ये सवाल उठाते थे कि जो सफाई कर्मी हैं, जो सफाई के काम में लगे रहते हैं, उनके सुरक्षा की बात हो, लेकिन जब वो टेक्नोलॉजी से प्रभावित हुआ है, आज देखिए हर पूरा शहर जो है मशीनों से सफाई हो रहा है, तो ये इससे ये पता चल पाएगा कि उसमें उनकी भागीदारी बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है। हाँ। कि वो सिर्फ आज वो जो हाथ से सफाई करते थे उसमें उनकी भागीदारी थी, लेकिन जब मशीनीकरण हो रहा है तो मशीनीकरण में उनका रोजगार वहाँ बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, ये भी उसके साथ सवाल होगा। तो इसलिए ये एक कॉम्प्रहेंसिव अप्रोच है, इसको सीमित करके नहीं देखना चाहिए और हर ऐसे पहलुओं का कुछ नकारात्मक और कुछ सकारात्मक होता है, अलग अलग तरीके से इस्तेमाल की जाती है। एक दर्शक, एक हमारे जो श्रोता हैं हमारे इस कार्यक्रम में शामिल हैं, वो ये पूछ रहे हैं कि आरएसएस और बीजेपी को आप पुराने फ्रेम में देखते रहेंगे तो धोखा होगा। यह एक अम्ब्रेला संगठन बनने की कोशिश में है। इसे चित पावन ब्राह्मणों वाला संस्कृत लिस्ट हिंदी बोलने वालों का और पूना केंद्रीय संगठन बने। ये तो बीजेपी को आप पुराने फ्रेम में देखेंगे तो ये मुश्किल होगा, ये उनका कहना ये है। देखिए ये बात उनकी बात से हम सहमत भी हैं कि पुराने फ्रेम में बीजेपी नहीं है, क्योंकि कल तक बीजेपी देश के मजदूरों का सवाल उठाती थी। कल तक बीजेपी जो है बोलती थी कि स्वदेशी की बात करती थी। हाँ। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी जो है वो देखिए कि विदेशी कंपनियों और बड़े बड़े कंपनियों को शामिल की हुई है, तो इनर कंट्राडिक्शन तो रहेगा। उनका पूरी बात उनको हम ये इस तरह से लेंगे, संस्कृत निष्ठ हिंदी बोलने वाला संगठन, अब उसको आप नहीं मानिए। उन्होंने अपना आधार बनाया है, पिछड़ी जाति में भी, पिछड़े समाज में भी, अति पिछड़ों में भी, तो अपना आधार उन्होंने फैलाया है। इसके हिसाब से उसे अपनी राजनीति को बदले हुए रूप में रखना होगा, अच्छा उसको देखना भी होगा उसी रूप में। तो अगर आप, हमारे दर्शक ने एक महत्वपूर्ण बात रखी है कि बीजेपी को आप पुराने फ्रेम में मत देखिए। नहीं तो हम लोग तो ये हम ये बता रहे हैं कि देखिए इनर कंट्राडिक्शन बीजेपी, अभी जो बीजेपी उन्होंने एक बात कही है उनसे सहमत है। नहीं आरएसएस, बीजेपी नहीं, आरएसएस भी जो अपनी बात रखी है उससे हम लोग सहमत तो हैं कि वो अपने इनर कंट्राडिक्शन को सॉल्व कर रही है। जैसे हमने उदाहरण दिया ही अभी कि स्वदेशी की बात करता था और पूंजीपति आज जो है बड़े पूंजीपतियों और बहुराष्ट्रीय कंपनियों और इस तरह के जो उसके साथ उनका गठजोड़ हुआ है और वो उनके संगठन के अंदर में जो ये कंट्राडिक्शन है उसको वो हल कर रहे हैं, तो वो उस दिशा में बदल रहे हैं, वो ठीक बता रहे हैं उसमें। अच्छा, पिछला आप मोहन भागवत का वो सुनिए, उन्होंने ये कहा कि हिंदू समाज अपने कारण से
हिंदू समाज जो विघटित हुआ, चाहे मुश्किल में है, वो अपने कारण से है। इसलिए इसका दोष दूसरी धर्म संप्रदाय के लोगों पर नहीं है। इसका माने आरएसएस बदल रहा है, आरएसएस अपने विचार में बदलाव ला रहा है। देखिए, विचार में बदलाव नहीं कर रहा है, स्ट्रेटजी में भी। असल में हम लोग यहाँ अच्छा, मात खा तो जाते हैं। आप कह रहे हैं स्ट्रेटजी में बदलाव। देखिए, विचार में बदलाव कैसे होगा? आप विचार में बदलाव कभी नहीं होगा। हाँ। वो अपने राजनीति के रणनीति को बदल रहा है ना। ये टैक्टिकल लाइन है उनका, ये टैक्टिकल लाइन है। देखिए, वो ब्राह्मणवाद से अलग नहीं जा रहे हैं। वो ब्राह्मणवाद के स्वरूप को प्रैक्टिस करेंगे, कर रहे हैं। वो उसी तरह से उसको आगे लाएंगे, कम्युनिटी के खिलाफ रहेंगे। वोट की तो राजनीति तब वो भी तो कर रहे हैं। नहीं, तो वोट की राजनीति में वो क्या कर रहे हैं? हिंदू समाज के को वोट लेने के लिए टैक्टिकल लाइन है ये। यानी कि एक ही जगह हम अपने पड़ोसी को कैसे अपने यहाँ शामिल कर लेते हैं, लेकिन हम पड़ोसी से सहमत नहीं होते हैं कभी कभी। तो ऐसे ही होता है, हम टैक्टिकल लाइन ले रहे हैं हम। लेकिन हम ये भी कहते हैं कि टैक्टिकल लाइन लेने से भी परिस्थितियां बदलती है, ऐसा नहीं कि नहीं बदलती है, लेकिन इससे राजनीतिक दिशा नहीं बदलेगी, है ना। जैसे कोई वो बराबरी की ओर उनका नजरिया नहीं जाएगा, वो बराबरी नहीं हो जाएंगे, वो छुआछूत को मानेंगे, अस्पृश्यता रहेगी उनके सामने, भले हो राजनीति के लिए अस्पृश्यता वो न माने। हाँ, तो ये रहेगी। आप ये मान के चल रहे हैं कि माने बीजेपी, क्षमा करें, संघ जो इन दिनों बात कर रहा है, वो कह रहा है कि हम आरएसएस के बड़े हिमायती हैं। ये वो टैक्टिकल लाइन है, ये कह रहे हैं आप जी। चलिए ठीक है, तो ये चर्चा अभी जारी रहेगी, क्योंकि आज लालू प्रसाद यादव ने इस पर गंभीर बात कही है कि उन्होंने कहा है कि जनगणना ही नहीं होने देंगे। अगर गणना नहीं होती है तो, जातीय जनगणना नहीं होती है तो। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार पर बाढ़ का खतरा है और बाढ़ के खतरा को लेकर सरकार की चिंता बढ़ गई है। उत्तर बिहार की नदियों में अभी थोड़ा जलस्तर घटा है। उत्तर बिहार में कोसी, कमला बलान और इस तरह से लखनदेई, बागमती, इन सब नदियों ने तबाही मचाई और उसके बाद धीरे धीरे वो घटने लगी हैं। लेकिन अब दक्षिण बिहार में बाढ़ का खतरा बहुत तेजी से बढ़ रहा है। गंगा समेत उसकी जो सहायक नदियां हैं, इस इलाके में खास तौर पर सोन नदी को आप मानिए, दरधा नदी को मानिए, फल्गु नदी को देखिए, तो गया, जहानाबाद, नालंदा, बक्सर, आरा माने भोजपुर, पटना, ये ऐसे जिले 5-6 जिले हैं जहां बाढ़ का खतरा बहुत तेजी से मंडराने लगा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की चिंता इसी को लेकर है कि वो लगातार पिछले 5 दिनों से बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा कर रहे हैं। आज भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के आसपास के इलाकों में बढ़ती हुई उफान मारती गंगा के तटबंधों का उन्होंने मुआयना किया और कहा कि 2016 में जो स्थिति बन गई थी वो स्थिति अब नहीं बनने देंगे, सरकार उसके लिए पूरी तरह से मुस्तैद है। पटना के कई घाटों का आज नीतीश कुमार ने मुआयना किया और मुआयना करने के बाद उन्होंने कहा कि हालात बेहद ख़राब हैं और इससे निपटने के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है। पटना के कुछ घाटों का नाम हम आपको बता दें। एलसीटी घाट पर आप देखिए, कृष्णा घाट पर, इंजीनियरिंग घाट पर, गांधी घाट पर, और उधर पटना सिटी में जो मंगल घाट है वहाँ हर जगह, हर घाट पर गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। अब गंगा के किनारे जो तटबंध जो बनाया गया बांध, जो 1975 के बाढ़ के बाद जो खतरा आया था, उससे बचने के लिए उस बांध के भीतर भी लोग बस गए हैं और बड़े बड़े अपार्टमेंट उसमें बन गए हैं। उन लोगों को भी खतरा से बचाना होगा, तो नाइलन क्रेटिंग करके वो दीवारों को कहीं कहीं आप रोक ले पा रहे हैं, कुछ कर पा रहे हैं। स्लुइस गेट जो शहर का पानी बाहर निकालने के लिए बने हैं, अब तो गंगा का बेड हो गया ऊपर, गंगा पानी चला गया ऊपर, तो शहर हो गया नीचे, तो ये खतरा बहुत बरकरार है। नीतीश कुमार ने कहा है कि 2016 की स्थिति नहीं बनने देंगे। आपको क्या लगता है, नीतीश कुमार जो चिंता जाहिर कर रहे हैं, असल में सरकार कुछ कर रही है कि नहीं कर रही है? आपको क्या? देखिए, सरकार, हम लोग गांव में एक कहावत है, भोज के समय कोहड़ा रोकते हैं, तब भोज होगा, कोहड़ा ठीक से होगा तो ये बात, तो नीतीश कुमार की चिंता हो रही है, यह राजनीतिक चिंता है। अगर उनकी थी, देखिए चंपारण में वो लोगों का संघर्ष रहा है, लोग बोलते रहे कि तटबंध हमारे बना दीजिए। मधुबनी के इलाके में लोग बोलते रहे कि इसका समाधान कीजिए, लेकिन उस समय काम करते नहीं हैं। उस समय इनका जो टेंडर निकलता है उसमें ऐसा टेंडर, अस्थाई टेंडर रहता है, रिपेयरिंग का काम होता है, लेकिन जो अस्थाई समाधान की बात है, हर बार जब बाढ़ आती है अस्थाई समाधान की बात होती है, बड़ी बड़ी बातें होती है, लेकिन उस पर ये कोई सार्थक
बहस को एक दिशा में नहीं ले जाते हैं और न कोई सार्थक पहल की जाती है। तो मैं इसको इसी नज़रिए से देखता हूँ, क्योंकि नीतीश कुमार पिछले कितना 15 बरस 17 बरस हो गया। अब 17 बरस की राजनीति करने पर अगर आप बिहार को बचा नहीं सके, बिहार को कोई दिशा नहीं दे सके, तो आप क्या बात करते हैं। और ये इसलिए एक उनकी खास बात है कि वो कुछ लोगों को खाना खिलाने के लिए और उनको एक शेल्टर दे दिया, तो समझते हैं बहुत बड़ा काम। वो तो तात्कालिक जरूरत होती है, उसको तो कोई भी कर लेगा। कोई भी मुख्यमंत्री को बहुत विजन की जरूरत नहीं है कि भाई, जब वो तो गांव शहर के एक आम नागरिक भी समझता है कि जब आदमी के पास जरूरत नहीं है तो उसको खाना खिलाना है। एक आम आदमी, एक हर देखते हैं कि हर घर के लोग निकल के किसी को भी खाना खिलाता है। रात को अगर शहर में कोई जानवर भी अगर रोता है, उसको भी लोग शहर में जाकर के खाना देते हैं। वो इशू नहीं है कि आपने कितना कम्युनिटी किचन चला के लोगों को खाना देते हैं, कितना अनाज बांटते हैं। असल में बात यह है कि ये जो पैसा हमारे राज्य का पैसा है, हम लोग पैसा देते हैं, हमारे टैक्स का पैसा है, और आप इसके लिए कोई सार्थक पहल नहीं करते हैं। हर साल उसी तरह के काम करते हैं कि लोगों में ये कर दो, वो लोगों में, अरे उनकी जीवन में बदलाव के लिए इतना बड़ा हमारे पास धन है, जल का हमारे पास जल संपत्ति है। हाँ, संपत्ति है भाई, जल की संपत्ति को, और भूमि इतना बड़ा है हमारा, इसका प्रबंधन नहीं कर पा रहे हो। 17 वर्ष में एक इंजीनियर भी आप रहे हो, और आपके पास राजनीतिक ताकत भी रही है, और केंद्र और राज्य में भी आपकी ताकत है, दोनों जगह आप ऐसे पार्टी के साथ, लेकिन उसके बावजूद आप नहीं कर रहे हो। तो ये तो हम ये कहेंगे कि ये उनका निकम्मापन है। बिल्कुल। तटबंधों की हालत ये है कि आप कमला बलान, बागमती, लखनदेई नदियों के अलावा गंगा नदी के किनारे भी कई जगह पर जो तटबंध बने हैं, कुछ जमींदारी बांध बने हैं, उनका आप एक बार अवलोकन करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि तटबंधों का जो नक्शा जो बनता है, कागज पर जो नक्शा होता है, वही जमीन पर नहीं होता है। कई बार लोकल लोगों के कारण या इंजीनियर और जो लोग उसमें लगे रहते हैं उनके कारण भी तटबंधों को जो 2 किलोमीटर दूर होना चाहिए, कई जगह पर वो 500 मीटर दूरी पर ही रहते हैं नदी के। नदी में सिल्ट जमा होने का एक अलग एक ही समस्या है, उसको किस तरह से निकाला जाए और सिल्ट से बचाया जाए नदियों को, क्योंकि नदी का बेड हमेशा ऊपर बढ़ते जा रहा है। आप कुशहा डैम को आप याद करें, कुशहा डैम में यही हुआ था कि डैम को बचाने के लिए जो स्पर बनाए जाते हैं छोटे छोटे, उन स्पर को बोल्डर से और नाइलन क्रेटिंग के जरिए या वायर से उनको सुरक्षित किया जाता है, और कुशहा डैम में उन चीज़ों को नहीं किया गया था। 2 स्पर टूट गए थे और तटबंध पर दबाव बना था और नदी ने अपनी धारा बदल ली थी। ये समस्या नीतीश कुमार के शासनकाल में 17, जैसा कि रुपेश जी कह रहे हैं, 17 सालों से तो ये सरकार में है। ये समस्या क्यों नहीं सॉल्व हो पाती है? तटबंधों की सुरक्षा आप क्यों नहीं कर पाते हैं? तटबंधों को की देखरेख भी क्यों नहीं कर पाते हैं? इसके अलावा नदियों के भीतर जो सिल्ट जमा है उसकी निकासी के लिए, उसके लिए कोई योजना आप क्यों नहीं बना पाते हैं? हर साल बिहार तबाही और बर्बादी झेलती है। ये एक बहुत मुश्किल है कि एक केवल बयानबाजी कि हमने किचन वो चलाया और हमने कुछ लोगों को शेल्टर दे दी। जब शुरू में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे उस समय, और कुशहा बांध के समय जब हुआ, तो एक हम लोगों को अच्छा लगा कि हर जगह उन्होंने हर घर को 1 क्विंटल अनाज दिया। देखिए हमारे देश की जनता कितनी ज़रूरतमंद है। 1 क्विंटल अनाज पर खुश हो जाते हैं, और सरकार से खुश होकर उनको वोट दे देता है। और हमारी सरकार इतना ही सोचती है कि हमारे, लेकिन सरकार को उसको आगे सोचने, आप सरकार हो, आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है। फिर आएगा बाढ़, फिर कहोगे हमने अनाज दे दिया, हमने इतना क्विंटल गोडाउन से नहीं। अरे गोडाउन में तो अनाज सर रहे हैं, ये तो एक अवसर हो जाता है कि गोडाउन खाली हो जाए कि ये ताकि किसानों का अनाज फिर वहाँ जा सके। तो इसलिए यह जरूरी है कि हम सार्थक पहल, सकारात्मक पहल एक आगे की दिशा में करें। चलिए, एक और दर्शक का हमारे पास इस कमेंट बॉक्स में उन्होंने लिखा है, बिहार के दक्षिण में जो पहाड़ी इलाका है और इसी तरह जमुना के माध्यम से बेतवा नदी का पानी गंगा में पहुंच रहा है, और गंगा ऐसी नदी है जो बिहार में लगभग 300 किलोमीटर चलती हुई पश्चिम बंगाल होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाती है। इस बार गंगा को बिहार के उत्तर से आने वाली नदी और हिमालय क्षेत्र से आने वाली नदियों से जितना खतरा है, उससे ज़्यादा दक्षिण की नदियों से खतरा है। दक्षिण माने दरधा है, फल्गु है, सोन है, इन सब नदियों से। तो निश्चय ही नीतीश कुमार की बाढ़ की चिंता रुपेश जी के कहे अनुसार ही है।
क्राइसिस मैनेजमेंट करने लायक भी नहीं है ये। चलिए, तो आपकी बात का समर्थन कमेंट बॉक्स में उन्होंने लिखा और आपकी बात का समर्थन किया कि बिहार के अभी तो जो गंगा का पानी बढ़ते जा रहा है, चूँकि उसकी सहायक नदियाँ, सारी नदियाँ तो उसी में आ रही हैं और सब जगह बाढ़ का खतरा है। जी। तो गंगा का बेड ही ऊपर चला गया, उसमें भी शिल्ट है। हाँ। तो उसके अगर राजधानी पटना पर अब उल्टे यहाँ से बढ़ा करके देखिए कितना त्रासदी है कि गंगा को कह रहे हैं कि हम अपने क्षेत्र में ले जाएंगे, नालंदा की ओर। अब ये ले जाने को है, वो तो टाइम भी दे रहे हैं कि हम इतना जल्दी कर देंगे। तो देखिए ये समाधान नहीं है। नहीं है। आप क्या करना चाहते हैं? अरे पटना में वह गंगा जो 2 किलोमीटर दूर चली गई, उसको तो आप ले आइए, वो तो नहीं ले वो तो आप नहीं ला रहे हैं और वो उसको जबरदस्ती उधर कर रहे हैं, हैं, नालंदा ले जाएंगे। तो इसलिए ये जो है ये सब राजनीतिक, और देखिए लोगों को संवेदना से जोड़ने वाली बात ही लोग सिर्फ करते हैं कि ताकि लोगों को लगेगा कि हम नदी गंगा के किनारे आ गए, गंगा का जो जल का महत्व है उससे सांस्कृतिक जो जुड़ाव रहा है तो हम नज़दीक हो गए। तो उसका इमोशनल जो फायदा है, राजनीतिक फायदा, इमोशनल लेना चाहते हैं गंगा को नज़दीक लाकर, बस यही है। चलिए, तो बिहार में बाढ़ का खतरा बरकरार है। खासतौर पर बिहार की राजधानी पटना में मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। मौसम विभाग का यह अलर्ट है कि अगले 24 घंटों में राज्य के 5 जिलों में भारी बारिश हो सकती है। उसमें पटना भी एक जिला है। भोजपुर, बक्सर के अलावे पटना में भी अगले 24 घंटों में तेज़ बारिश हो सकती है और ये बारिश अगर हुई तो बाढ़ का खतरा और बढ़ जाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एक बार फिर बिहार में बेखौफ अपराधियों का तांडव जारी है। बिहार में अपराधी कह सकते हैं, उनके मंसूबे, हौसले उनके बुलंद हैं और हर रोज़ किसी न किसी बड़ी घटना को अंजाम देते हैं। पिछले 24 घंटों में बिहार में 3 बड़ी हत्याएं हुई हैं। हम आपको ये बताते चलें कि वैशाली में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो वर्क फ्रॉम होम कर रहा था, उसके घर में घुसकर अपराधियों ने उसको तड़ातड़ 2 गोलियां मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। उधर गोपालगंज में एक सिपाही जो ड्यूटी पर था, पुलिसकर्मी, उसकी हत्या करके उसको मंदिर के परिसर में उसको फेंक दिया गया। और एक तीसरी घटना मोतिहारी में हुई है, जहां एक पत्रकार की सरेआम हत्या करके, निर्मम हत्या उसको हम कह सकते हैं, उसकी आंखें निकाल ली गई पत्रकार की और उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। वो पत्रकार एक निजी चैनल में मोतिहारी में काम करते हैं और उनके पिता भी पत्रकार ही हैं। तो एक पत्रकार की हत्या, एक इंजीनियर की हत्या, एक सिपाही की हत्या पिछले 24 घंटों में बिहार में हुई है। ये कुछ गिनी चुनी हुई घटनाएं हैं। इसके अलावा पूरे राज्य में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। छिनतई हो, चेन स्नैचिंग हो, बैंक डकैती हो, पैसा लेकर जो लोग जा रहे हैं उनको लूट लेना हो, ये घटनाएं अब आम हो गई हैं। बिहार में कानून का राज खत्म हो गया। कानून, देखिए सरकार कमज़ोर है, इससे ये पता चल रहा है, क्योंकि सरकार अपने लिए सिर्फ चिंता कर रही है। और इसलिए क्योंकि यही नीतीश कुमार जब आए थे पहली दफ़ा 17 वर्ष पहले, और उस समय चीज़ें बदली थी। ऐसा नहीं कि हम लोग ये कहें कि नीतीश कुमार कुछ नहीं किया। पहले फेज में ये हुआ, उन्होंने ये सब किया, लेकिन उनके बाद यानी जब उनकी सरकार नहीं आई थी, लोगों का एक विश्वास भी था और सरकार मजबूती से चला रहे थे वो। लेकिन अब वो नीतीश कुमार सरकार चला नहीं पा रहे हैं, ये साफ दिख रहा है। इससे बीजेपी का अंकुश है उनको। नहीं, बीजेपी का भी अंकुश है और अंकुश के साथ यह भी कह सकते हैं, देखिए बीजेपी का अंकुश रहे या न रहे, ये दोनों मिलकर सरकार नहीं चला पा रहे हैं। देखिए कभी कभी हम बहुत भूल कर देते हैं कि हम ये बात बोलते हैं कि नीतीश नहीं चला रहे हैं तो इससे बीजेपी कुछ नहीं, बीजेपी भी नहीं चला पा रही है। देखिए नीतीश नहीं चला रहे हैं एक बात है, लेकिन बीजेपी भी नहीं चला रही है। 2 डिप्टी सीएम उनके, हाँ 2 डिप्टी सीएम है। इसलिए हम लोग कभी कभी, और देखिए ये बात जो फैलाई जाती है ना, अक्सर बीजेपी ये जानबूझकर ये बात फैलाती है कि नीतीश कुमार नाकामयाब है और आगे हम ही हैं फिर, है ना। तो दूसरे को जिस तरह से अभी रामविलास पासवान जी के पार्टी को जिस तरह से वो सब हुआ, तो उसी तरह से ये नीतीश जी पर भी है। नीतीश जी भले कुछ समझे और नीतीश जी समझते हैं इस बात को, ऐसा नहीं है, लेकिन नीतीश जी उम्र के भी इस स्थान पर है, हाँ जिस पड़ाव पर हैं, उसमें नीतीश जी के लिए भी अब यह है कि अब किसी तरह से ठीक निवाह दे। उन्होंने भाषण में भी कहा था कि मैं निवाहना चाहती हूँ, आखिरी है निवाहना। तो नीतीश जी निवाहने में लगे हैं, राजनीति नहीं कर रहे हैं। और नीतीश जी
न सरकार चला पा रहा है। उनकी पहचान भी कानून का राज कायम करेंगे और भ्रष्टाचार पर उनका तो इसलिए- जीरो टॉलरेंस होगा, लेकिन हो तो नहीं रहा। हो नहीं रहा। और बीजेपी तो आप देख लीजिए, बीजेपी भी नहीं कर पा रही है। मंगल पांडे उनके रहे हैं स्वास्थ्य पे, तो स्वास्थ्य में आपने पूरी देख तरह लिया, से ध्वस्त कर तो दिया उसी था। तरह से तो इसलिए किसी भी विभाग को देख लीजिए, आज सरकार का कोई विभाग सही से चल रहा हो ये बहुत मुश्किल है, नहीं चल रहा है। जो रफ्तार थी उनकी पहले प्रथम फेज में जो सरकार की रफ्तार थी वो रफ्तार ठहर गया है। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि जो अपराध बढ़ी है, पिछले लगातार बढ़ रही है अपराध, और अपराधों में कोई सरकार से नियंत्रण नहीं हो पा रहा है और बिहार फिर पीछे चल जा रहा है। डेवलपमेंट भी ठहर गया है, ये हम सब लोग देख रहे हैं। और जब राज्य में विकास नहीं होगा, लोगों को रोजगार के अवसर कम होंगे, तो ये घटनाएं होंगी, बढ़ेंगी। तो इसमें ये भी, और राजनीतिक महत्वाकांक्षा जो है भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू होना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है। तो मुझे लगता है कि इस डेमोक्रेसी में इसको नियंत्रण जनता ही कर सकती है, सरकार से तो नहीं संभव। चलिए, सरकार बिल्कुल हेल्पलेस दिख रही है इस महामारी। हाल ही के दिनों में एक खबर को हम चूंकि याद कर लें, चूंकि राजधानी पटना में एक महिला सुबह में अपने घर से सुबह 7 बजे मॉर्निंग वॉक के लिए निकलती है और उसके घर के दरवाजे पर ही चेन स्नैचिंग होती है, और जब उनके परिजन उसको बचाने के लिए बढ़ते हैं तो ये उनके देवर को गोली मार दी जाती है। ये पटना के पुनाईचक में अभी 1 हफ्ता पहले की घटना है। तो कहना नहीं होगा कि कानून का राज कायम करने वाले नीतीश कुमार का इकबाल सरकार पर से खत्म हो गया है। अपराध की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं और ये आज चौथा दिन है जब हमने अपने इस कार्यक्रम में आपराधिक घटनाओं को लिया है। एक और दर्शक अभी हमसे कुछ कहना चाह रहे हैं, जरा उस मैसेज को पढ़ लें, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। कानून का राज खत्म हो गया है ऐसा नहीं कहेंगे, कानून का राज खत्म हो रहा है, और इसलिए हुआ है कि शराबबंदी को लागू करने के लिए उन्होंने ड्रैकोनियम कानून तो बना दिया, दूसरी तरफ पुलिस और थानों को ही शराब के साथ जुड़ करके समानांतर शराब व्यापार के काल के लिए छोड़ दिया है। ये भी एक बहुत ये महत्वपूर्ण बात है जो हमारे दर्शक कह रहे हैं। कानून अगर बहुत ही निरंकुश ड्रैकोनियन बना दिया जाए तो कम से कम यह होगा कि दोषी लोग नहीं करेंगे, उनके नाम पर निर्दोष लोगों को। चलिए, शराब वाले कानून में तो ये तो एकदम तय है कि उसमें निर्दोष लोगों को ज़्यादा फंसा दिया, पकड़ के उनको जेल में बंद करते हैं। वो तो बड़ी जो SC/ST कम्युनिटी है उसी को तो सबसे ज़्यादा किए थे, और जो शराब के बजाय वो महुआ से या चावल से जो शराब बनाते थे उनको आपने गिरफ्तार कर लिया, और जो बाहर जो माफिया लोग थे उनको तो आपने गिरा में, उनके तो महल बने हुए हैं आज भी। तो वो तो चल रहा है। तो चलिए, बिहार में कानून का राज खत्म हो रहा है। हमारे दर्शक ये कह रहे हैं कि आप खत्म हो गया ऐसा मत कहिए, खत्म हो रहा है, और इसके पीछे एक शराबबंदी कानून भी है। आगे बढ़ते हैं। आज की आखिरी खबर हमारी है, ये बहुत बड़ी घटना हो गई है। ये दुखद खबर है कि हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में पहाड़ दरक जाने से, लैंडस्लाइडिंग हो जाने से एक यात्रियों से भरी हुई पूरी बस और उसके अलावा 4-5 निजी गाड़ियां, कार जो थी उस पहाड़ के मलबे में दब गई हैं, और अब तक ये पता ही नहीं चल पाया है कि वो गाड़ियां हाईवे पर हैं कि वो खाई में चली गई हैं। वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन भी 8 घंटे के बाद पहुँचा है। रेस्क्यू का काम भी ठीक से शुरू नहीं हो पा रहा है, क्योंकि अभी भी लैंडस्लाइडिंग हो रही है और बड़े बड़े चट्टान ऊपर से गिर रहे हैं। ये एक बड़ा हादसा हुआ जब एक बस हरिद्वार की ओर जा रही थी। शिमला का वो इलाका है, किन्नौर हिमाचल प्रदेश का हाईवे, नेशनल हाईवे 5 की ये घटना है जहाँ पर ये बड़ा हादसा हुआ है। 40 लोग बताए जा रहे हैं कि वो बस में थे। उसके बाद छोटी छोटी गाड़ियों में भी और भी सारे लोग थे, और उन सब के ऊपर बड़े बड़े बोल्डर्स जो चट्टान जो है वो गिर गए हैं, और मलबा इतना ज़्यादा है कि ये पता भी नहीं चल पा रहा है कि लोग उसमें हैं कि कहीं खाई में गिर गए, ये अभी तक पता नहीं चल पाया है। तो कहना नहीं होगा कि ये 40 लोगों के मलबे से निकालने की कोशिश तो चल रही है, लेकिन हम ये उम्मीद करें कि वो सभी उसमें से कुछ लोगों को बचाया जा सके, लेकिन लगभग 50 से ज़्यादा लोगों के मरने की खबर ये हम कह सकते हैं। हाँ, और देखिए उस इलाके में हुआ ये है ना कि पहाड़ों को जिस तरीके से काट कर जो सड़कें बनाई जा रही है, जिस सड़क तो बनना जरूरी है, हम मानते हैं कि वो डेवलपमेंट का एक पक्ष भी है, लेकिन आप जिस तरीके से पहाड़ को काट कर छोड़ दे रहे हैं
इसके कारण ये लैंडस्लाइडिंग तो हमेशा होता रहा है, लेकिन आप जिस स्वरूप में उसको बना रहे हैं इससे लैंडस्लाइडिंग बढ़ रहा है। तो मुझे लगता है कि ये तो एक दर्दनाक घटना है जो जहाँ की इतने सारे लोगों की जानें चली गई हैं, और आगे भी तो हम सब लोग उसके लिए संवेदना कर सकते हैं, लेकिन सरकार को इसको लेकिन ये चिंता तो है। एक तो नासा ने अभी 2 दिन पहले की रिपोर्ट है, नासा ने ये बताया है कि अगले माने 2100 अभी तो करीब 70 साल के बाद ये जलवायु परिवर्तन के कारण, चूंकि हम प्रकृति से छेड़छाड़ कर रहे हैं, पहाड़ों को तोड़ रहे हैं और उस कंपन से पहाड़ें और गिर रही हैं, प्रकृति से छेड़छाड़ करने के कारण भारत के 12 शहर ऐसे हैं जो समुद्र के जल में समा जाएंगे। भारत के 12 तटीय इलाकों में ऐसे शहर हैं जिनमें 3 फीट पानी भर जाएगा और उसके बाद धीरे धीरे ये समस्या बढ़ती जाएगी। तो कहीं ना कहीं मौसम और प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करना हमारे लिए खतरनाक हो रहा है, और ये जो पहाड़ दरक रहे हैं, जो लैंडस्लाइडिंग ज़्यादा हो रही है, इस रिपोर्ट ने, नासा की इस रिपोर्ट ने ये भी कहा है कि अगले कुछ सालों में ही, 10 सालों के बाद ही मानसून का जो क्षेत्र है, मानसून का जो समय है, जो अभी 2 से 3 महीने रहता है, वो बढ़ जाएगा। माने लगातार बारिश होगी और बारिश के कारण मुश्किलें बढ़ेंगी। अभी देखिए बिहार को आप, चूँकि हमारे नज़दीक में रोहतास है, आप यहाँ से सासाराम रोहतास की ओर चले जाएं, पहले पहाड़ हुआ करता था, अब तो पहाड़ है ही नहीं वहाँ। तो आप खोजते रहिए वहाँ पहाड़। तो मुश्किल ये हो गया है कि जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है तो उससे, और ये नदी का सिल्टेशन की बात कर रहे हैं आप, नदियों के उफान की, तो ये सारा प्रभाव उसके कारण भी है। आप एग्रीकल्चर को थोड़ा सा बदल करके भी पूरे देश के, पूरे दुनिया के चीज़ों को इस तरह से बदल नहीं सकते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरत है कि अभी भी सरकार जो है वो इन चीज़ों पर ध्यान दे, और तब आगे उसका ये होगा। लेकिन खैर तात्कालिक जरूरत तो हमारी है कि जो जाने गई है उस पर हम उनको किसी तरह से उनके परिवार को राहत मिले, पहुंचे, और अगर कुछ लोग अगर उसमें बचे हैं तो उनको मलबे से निकाला जा सके। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में एक बड़ी घटना हो गई जिसमें 40 से ज़्यादा यात्री एक बस में थे, उस पर पहाड़ टूटकर गिर गया है, और उसके अलावा कई गाड़ियाँ उस मलबे में दब गई हैं। उसमें अब किसी के बचने की संभावना है कि नहीं है। रेस्क्यू शुरू है, अब देखना होगा कि कितने लोगों को बचाया जा सका। लेकिन ये मौसम बदलते, महात्मा गांधी की उस शब्द के साथ आज का ये कार्यक्रम हम खत्म करेंगे। महात्मा गांधी ने नीड और ग्रीड की बात कही थी। महात्मा ने कहा था प्रकृति में हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने की पूरी क्षमता है, लेकिन वो हमारे लोभ का कुछ नहीं कर सकती। तो जब हम लोभी हो जाएंगे, प्रकृति का दोहन नहीं, प्रकृति का शोषण करने लगेंगे, तो ऐसी घटनाओं का सामना हमें करना ही पड़ेगा। इसीलिए सचेत और सजग रहने की ज़रूरत है। ये थी हमारे आज के दिन भर की 5 बड़ी खबरें। कल फिर शाम को 5 बजे दिन भर की 5 बड़ी खबरों के साथ चर्चा में आप भी शामिल होइए, और कल एक और विशेष अतिथि के साथ हम ये चर्चा को जारी रखेंगे। कल शाम को जुड़िए हमारे साथ। अगर हमारा यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, उसके बगल में जो बेल आइकन है उसके भी दबाइए। हमारे वेबसाइट पर भी जाकर आप अच्छी अच्छी खबरें पढ़ सकते हैं। देखते रहिए विमर्श न्यूज़। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।